नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। साथियों, संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और इसमें नए टॉपिक जो जोड़े गए हैं आपके उन सभी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इन वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2004 में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा थी, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया प्राथमिक शिक्षा को। तो कब बनाया गया मित्रों? वर्ष 2002 में बनाया गया था। आप सभी साथी ध्यान रखें, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साथियों, क्या हुआ था? 2 दिसंबर 2002 को हमारे भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और अनुच्छेद 21A के तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है मित्रों। और इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वयन में लाने के लिए RTE 2009 लागू किया गया और इस RTE 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। आप सभी साथी इतनी इन्फॉर्मेशन को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय अजमेर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो साथियों, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो साथियों, जो राज्यपाल होता है हमारा वो होता है राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है, गलत जो युग्म है हमारा वो है मरु महोत्सव बाड़मेर। साथियों, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं होता है। मरु महोत्सव जो मनाया जाता है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं। और जैसलमेर में जनवरी फरवरी के माह में ये मनाया जाता है। साथियों, बेणेश्वर जो मेला है डूंगरपुर में भरता है, नया टापरा सावड़ा में। और यहाँ पर जो माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं। और बादशाह का जो मेला है ब्यावर अजमेर में भरता है, जो कि 25 मार्च को भरता है। जबकि गौतमेश्वर जो बाबा थे उसको भूरिया बाबा भी कहते हैं, जो कि मीणाव के इष्टदेव थे। और इनका मेला जो है चांदोली सिरोही में भरता है। साथियों, कहाँ भरता है? चांदोली सिरोही में। आप सभी साथी इतनी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ध्यान रखें, जो कि अप्रैल माह में ये मेला भरता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, गले में और भुजाओं पर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गले में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम कब दिया गया? 1957 में, 1960 में, 1955 में, 1965 में। तो साथियों, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी जो नाम दिया गया वो 1957 में दिया गया है। आप सभी साथी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय या यकृत? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है यकृत। और अग्नाशय जो है साथियों वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मित्रों। आप सभी साथी ध्यान रखें, पहली सबसे बड़ी यकृत है, दूसरी अग्नाशय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? तो काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? कुंभलगढ़, तालछापर, रणथंभौर, सज्जनगढ़। तो साथियों, काले हिरणों के लिए जो अभ्यारण्य जाना जाता है वो तालछापर जाना जाता है। और तालछापर जो अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है? आप सभी साथी ये भी ध्यान रखें कि जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है। तो ताल छापर अभ्यारण्य
चूरू जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। साथियों पृथ्वी की दो गति होती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। साथियों घूर्णन जो गति होती है उसको दैनिक गति भी कहते हैं और ये जो अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूमती है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं साथियों। और पृथ्वी को अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लगता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। साथियों गांधी सागर जो बांध है हमारे राजस्थान में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। आप सभी साथी इस चीज को नोट कर सकते हैं। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है और कोटा बैराज कोटा में स्थित है और जवाहर सागर बांध बूंदी में स्थित है। साथियों आप सभी साथी इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? कायलाना झील, मथानिया झील, खिजड़दी, माउंट आबू। तो साथियों अमृता देवी जो मृगवन है वो खिजड़दी में स्थित है और खिजड़दी में जोधपुर जिले में स्थित है। और इस वन में साथियों काले हिरणों को संरक्षण करने के लिए ये वन बनाया गया था। ठीक है मित्रों। और ये जो अमृता देवी मृगवन इसका जो नाम था वो अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी उसी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सा उपाय उचित नहीं है? बालक जो है सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है उसको आपको दूर करना है तो कौन सा जो तरीका है वो उचित नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अरुचिकर प्रकरणों को और अधिक रोचक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाना, छात्रों को विषयगत शिक्षण और उनकी उपलब्धियों के लिए प्रेरित करना, छात्रों की विषयगत उपलब्धियों पर उसे अतिरिक्त अधिक अंक व धन का प्रलोभन देना, छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाई के कारणों को जानना तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना। तो आप सभी साथियों को बता दूं यहाँ पर साथियों मिसप्रिंट हुए, प्रलय नहीं प्रयत्न है यहाँ पर। ठीक है ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है उपयुक्त नहीं है। हम विषयगत उपलब्धियों पर उसे अतिरिक्त अधिक अंक व धन का प्रलोभन नहीं देंगे। ठीक है मित्रों ये उचित तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। अवलोकन शक्ति का, तर्क शक्ति का, स्मरण शक्ति का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो साथियों विज्ञान प्रदर्शनी का अगर उपयोग हम भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के शिक्षण में कर रहे हैं तो इससे बालक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। ठीक है मित्रों ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। साथियों प्रक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार की सामग्रियां होती है, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री। यहाँ पर पूछा है अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है अर्थात प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? चार्ट, मोटी बोर्ड, रेडियो, स्लाइड। तो साथियों जो स्लाइड है वो अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है, ये कौन सी है? प्रक्षेपित सामग्री है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। विज्ञान उपकरणों को रखने हेतु, विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में, बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण के लिए, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है प्राथमिक विद्यालयों में हम विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक जो आवश्यकता है उपयुक्त सभीयों के लिए है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 नासा, ऑप्शन नंबर 2 यूएनओ, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन पीस, ऑप्शन नंबर 4 चिपको। तो साथियों पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है वो है ग्रीन पीस और ग्रीन पीस का शाब्दिक अर्थ है हरित शांति। साथियों ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसको पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन हुआ था और इसकी स्थापना ग्रीन पीस की कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं इस चीज को मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से संक्रामक रोग है, कौन सा संक्रामक रोग है? मलेरिया, कैंसर, मम्प्स और रेबीज।
साथियों इसका जो राइट आंसर है संक्रामक और असंक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं, फैलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मम्प्स है। साथियों मम्प्स जो रोग है उसको हम गलसुआ या गलगंड का रोग कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, गलसुआ या गलगंड का रोग हम इसे मम्प्स को कहते हैं। साथियों यह एक प्रकार से विषाणु के कारण होने वाला है और ये लार ग्रंथियों में रोग होता है। इसका जो वायरस है जीनस रूबेला नामक वायरस के कारण मम्प्स अर्थात गलसुआ गलगंड का रोग होता है साथियों, और ये इसमें लार ग्रंथियों में सूजन हो जाती है साथियों। और ये फैलता कैसे? खांसने छींकने के दौरान जो कण निकलते हैं उनसे फैलता है, किसी गंदी या मैली जगह को हम छू लेते हैं, झूठा खाने पीने से ये रोग फैलता है। ठीक है मित्रों, और इस मम्प्स के रोग के लिए बचाव के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं इतनी जानकारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नकटादेव सूरज पुजारा। साथियों यहां पर मिसप्रिंट हुए इस सूरज की जगह पर आप सभी साथी पढ़े सूरड़ा पुजारा। नकटादेव सूरड़ा पुजारा का अर्थ है ढंग से ही खेती होती है और ढंग से ही न्याय होता है, एक जैसे व्यवहार वाले लोगों की संगत होना, दोनों ओर से कुछ झुकने पर ही समझौता होता है, प्रोत्साहनार्थ जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उस व्यक्ति में बल का संचार होता है। साथियों नकटाई देवता और सूर पूजवाड़ा, तो इसका जो अर्थ है कि एक जैसे व्यवहार के जो लोग हैं उनकी संगत का होना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोया रावड़ी कुण गाले का अर्थ है। साथियों राजस्थानी लोकोक्ति आपकी जोड़ी गई है और ये प्रश्न वहां से लिए गए हैं। सभी नए टॉपिकों का समावेश हमारे इस टेस्ट में किया जा रहा है। बस आप सभी साथियों से इतना निवेदन है कि इन वीडियोज को तैयारी करने वाले सभी साथियों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारी इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। तो साथियों प्रश्न है हमारा रोया रावड़ी कुण घाले का अर्थ है केवल रोने से कुछ नहीं होता है, परिश्रम करने से ही कुछ मिलता है, अत्यंत छली होना, योग्य तथा बड़े आदमी किसी का एहसान नहीं रखते हैं, उपयुक्त सभी। साथियों इसका अर्थ है रोबासु रावड़ी कुण घालच है, अर्थात रोने से अगर रावड़ी मिल जाती तो सभी रो लेते। इसका मतलब कि केवल रोने से कुछ नहीं मिलता है, हम रोते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, परिश्रम करने से ही कुछ मिलता है। आप सभी साथी बैठे बैठे रोते रहो, आपका रीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपका रीट भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने वाला है मित्रों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मस्ताना बाबा की दरगाह व खुदा बख्श बाबा की प्राचीन दरगाह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पाली, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो साथियों मस्ताना बाबा की जो दरगाह है और खुदा बख्श बाबा की प्राचीन दरगाह है वो पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है चूप नामक आभूषण का संबंध है। चूप नाम का जो आभूषण है दांत, कमर, अंगुली और कान। साथियों चूप नाम का जो आभूषण है उसका संबंध दांत से है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोक देवता तेजाजी का संबंध किस मेले से है? साथियों लोक देवता तेजाजी का संबंध किस मेले से है? देशनोक, पर्वतसर, पुष्कर, पोखरण। साथियों लोक देवता तेजाजी का जो संबंध है वो पर्वतसर मेले से संबंधित है, जो कि नागौर में भरता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, कौन सा असंगत है? जैसलमेर शैली विभिन्न शैलियों से अप्रभावित, बीकानेर शैली दक्षिण शैली से सर्वाधिक प्रभावित, कोटा शैली बूंदी, जयपुर, जोधपुर से सर्वाधिक प्रभावित, जयपुर शैली मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि असंगत है। कोटा जो शैली है वो बूंदी, जयपुर व जोधपुर से प्रभावित नहीं है, वल्लभ संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित योजना का नाम है। राजस्थान में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की जो योजना लागू की गई थी वो कौन सी है? अपना धाम, अपना काम, अपना नाम, पेइंग पे गेस्ट योजना, हिंदुत्व एक्सप्रेस योजना, राजस्थान डेजर्ट कॉलिंग योजना। तो साथियों राजस्थान में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना धाम, अपना काम, अपना नाम योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जो सुशासन होता है उसकी व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप सभी जानते हैं स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय संरचना बनाई गई थी, जो कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर है। ठीक है मित्रों,
अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज जो व्यवस्था है किसकी है? स्थानीय सरकार की, स्थानीय सुशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण शासन की। तो साथियों पंचायती राज जो व्यवस्था है वो स्थानीय सुशासन की है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। साथियों विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, विधान परिषद का पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनरेगा का संबंध है कौशल विकास से, रोजगार से, व्यापार से, ग्रामीण विकास से। आप सभी साथी अगर गांव में निवास करते होंगे तो मनरेगा चलती है, तो उसका है रोजगार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर। तो साथियों कांच उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है राजस्थान में वो धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है सांभर साल्स लिमिटेड की स्थापना की गई 64 में, 65 में, 66 में, 67 में। तो साथियों सांभर साल्स लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी वो 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और साथी भी हमारी इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।